नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर रिपीट विद ज्योति मैम या लर्न विद ज्योति मैम। हमारे चैनल की टैगलाइन है याद करो पास करो, याद करो पास करो। हम यहाँ कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने वाले हैं। हर टॉपिक को हम बार बार दोहराएंगे और अपने दिमाग में उसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। अब हम आपको याद कराने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1। तो अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। अब हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्री हिस्ट्री और एक है प्रोटो हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे पहले प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? पाषाण काल, स्टोन एज से। हमारी प्री हिस्ट्री शुरू होती है पाषाण काल, स्टोन एज से। आप बीच बीच में मेरे साथ साथ दोहराते ही जाइएगा। आप मेरे साथ साथ बार बार दोहराएंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में ही कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज इसको इंग्लिश में बोलेंगे। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज बोलेंगे। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज बोलेंगे। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज बोलेंगे। नवपाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल को इंग्लिश में बोलेंगे नियोलिथिक एज। अब देखेंगे इसको याद करने के एक तरीके से कोरिलेटेड करेंगे। पा से पूरा और पी से पैलियोलिथिक। पा से ही पूरा होता है, पा से ही पैलियोलिथिक एज होता है। मेसोलिथिक एज माँ से मध्य और माँ से मेसोलिथिक एज होता है। एन से नवपाषाण शुरू होता है और एन से ही नियोलिथिक एज शुरू होता है। अब हम इनके काल देख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये लोग आते हैं। अब पूरा पाषाण काल हमारा आता है 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल आता है 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल आता है, मेसोलिथिक एज आता है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 से मेसोलिथिक एज आती है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल आता है 6,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। 6,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। 6,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल का यह विभाजन इस काल में प्रयोग होने वाले उपकरणों के आकार, प्रकार, बनावट व जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। पाषाण काल का यह विभाजन, हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। उसका यह विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रयोग होने वाले जो हमारे औजार थे, उपकरण थे और जलवायु के परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। पाषाण काल का विभाजन इस काल में प्रयोग होने वाले उपकरणों के आकार, प्रकार व जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री को भी पढ़ लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री के बाद आएगी। प्रोटो हिस्ट्री आद्य हिस्ट्री। आद्य हिस्ट्री को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल के बीच का समय जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, जिसमें लेखन कला का विकास तो हुआ था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। प्रागैतिहासिक काल, ये आद्य हिस्ट्री के बारे में मैं बता रही हूँ। आद्य हिस्ट्री की एक छोटी सी परिभाषा समझ के आप इसको याद कर लीजिए। आद्य हिस्ट्री की परिभाषा है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय जिसमें लेखन कला का विकास होने के बाद भी उपलब्ध अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। आद्य इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल के बीच का समय है आदि आदि आदिकाल। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से, क्योंकि इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हम आदि हिस्ट्री को दो भागों में बांटते हैं। एक तो सैंधव सभ्यता और वैदिक युग, दूसरा वैदिक युग। पहला सैंधव सभ्यता और दूसरा वैदिक युग। पहला है सैंधव सभ्यता और दूसरा है वैदिक युग। सैंधव सभ्यता में पुरातात्विक अभिलेख हमें मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेखों को तो पढ़ा नहीं जा सका है, पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं। और वैदिक युग को तो हम लोगों ने उनकी जो लिपि थी उसको पढ़ लिया है। वैदिक युग की जो भाषा थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। वैदिक युग के तो जितने ही सारे वेद लिखे गए हैं वो सब हम लोग ने पढ़े हुए हैं। पूरा पाषाण काल, अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, इसका प्रारंभ होता है 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, आप लोग याद करते रहिएगा। पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल का प्रारंभ 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक हुआ है। 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक हुआ है। पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल, पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज 50,000 साल से 40,000 ईसा पूर्व तक। 50,000 साल से 50,000 साल से 40,000 ईसा पूर्व तक। 50,000 साल से 40,000 ईसा पूर्व तक। अब हम देखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज 40,000 साल से 10,000 ईसा पूर्व तक। 40,000 साल से 10,000 ईसा पूर्व तक। 40,000 साल से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हम देखेंगे पाषाण काल। अब हम देखेंगे पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज वह काल जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। वह काल जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है उसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। उसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के भी नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य क्या है? पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य है स्मारक, स्मारक, भवन, भवन, सिक्के, उपकरण, मोहर व खुदाई में मिले अन्य महत्वपूर्ण साधनों से है। स्मारक, भवन, सिक्के, उपकरण। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य स्मारक, भवन, सिक्के, उपकरण, मोहर, खुदाई में मिले अन्य महत्वपूर्ण साधन। मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करते जाइएगा ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। इसको बस एक बार रिवीजन करना पड़े, बस बाकी आप लोग को याद हो जाए। आप लोग रिपीट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। भारत में पूरा पाषाण काल के जनक भूगर्भ वैज्ञानिक, ये पूरा पाषाण के जनक और भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को माना जाता है। पाषाण काल के जनक, अब हम इनको देखेंगे। पाषाण काल के जनक भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट। पाषाण काल के जनक भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को माना जाता है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, अब हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज क्या है। पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने दी। पूरा पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है रॉबर्ट ब्रूस फुट से 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हमें पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दी 1863 ईस्वी में। इन्होंने दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स की प्राप्ति की। इन्होंने दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी की प्राप्ति की। पल्लवरन,
पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स की प्राप्ति की इन्होंने। आप लोग रिपीट करते जाइएगा। इस काल का मानव अत्यंत बर्बर और असभ्य था। इस काल का जो मानव था अत्यंत बर्बर और असभ्य था। नदियों के किनारे रहता था, नदियों के किनारे रहता था, क्योंकि उसको यहाँ खाने के लिए फल फूल, मांस मछली और पीने के लिए पानी मिल जाता था। क्योंकि यहाँ उसको खाने के लिए फल फूल, मांस मछली और पीने के लिए पानी मिल जाता था। इस काल का मानव अत्यंत असभ्य और बर्बर था। अत्यंत असभ्य और बर्बर था। वह नदियों के किनारे रहता था। वह नदियों के किनारे रहता था क्योंकि उसको खाने के लिए फल फूल, मांस मछली और पीने के लिए पानी मिल जाता था। अब हम देखेंगे, अब हम ये देख लेते हैं इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास की एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। मानव की वह कहानी जो सिद्ध हो, मानव की वह कहानी जो सिद्ध हो या जिसका प्रमाण मिले उसे इतिहास कहते हैं। मानव की वह कहानी जो सिद्ध हो या जिसका प्रमाण मिले उसे इतिहास कहते हैं। मानव की वह कहानी जो सिद्ध हो, जिसका प्रमाण मिले उसे इतिहास कहते हैं। मानव के उत्थान व पतन, पतन के समुच्चय जो सिद्ध हो वह इतिहास कहलाता है। मानव के उत्थान व पतन के समुच्चय जो सिद्ध हो वो इतिहास कहलाते हैं। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन। ये शिकारी होते थे, ये शिकार करते थे बड़े बड़े पशुओं का, ये बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते थे, ये बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते थे। नदी घाटी या गुफाओं में रहते थे, नदी घाटी या गुफाओं में रहते थे, नदी घाटी या गुफाओं में रहते थे। अग्नि का ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं आता था। अग्नि का ज्ञान तो था इनको लेकिन प्रयोग नहीं आता था। अग्नि का ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं आता था। ये पूरा पाषाण काल के मानव की बात हो रही है। इनका जीवन अंधकार में था, इनका जीवन अंधकार में था। असभ्य और बर्बर थे ये लोग। ये लोग कैसे थे? असभ्य और बर्बर थे। ये लोग कैसे थे? असभ्य और बर्बर थे। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। अब हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज में हमें मानव इस काल के मानव का जीवन कैसा था। प्रमुख स्थल व नदी घाटी, साक्ष्य व उपकरण, साक्ष्य व उपकरण। पैलियोलिथिक एज के पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन तो हम देख ही चुके हैं। इस काल के मानव का जीवन, ये बड़े बड़े शिकार करते थे, नदी घाटियों गुफाओं में रहते थे, अग्नि का ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं आता था, इनका जीवन अंधकार में था, ये असभ्य और बर्बर थे। ये इस काल के मानव का जीवन है। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल व नदी घाटी, जिनसे यहाँ के क्या क्या इनको साक्ष्य मिले हैं और कौन कौन से उपकरण मिले हैं। सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी जो इस समय पाकिस्तान में है, सोहन नदी घाटी जो इस समय पाकिस्तान में है। चॉपर और चॉपिंग उपकरण मिले हैं यहाँ से, चापर और चॉपिंग उपकरण मिले हैं, चॉपर और चॉपिंग उपकरण मिले हैं, चॉपर और चॉपिंग उपकरण मिले हैं। हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी एमपी, मानव की खोपड़ी मिली है। हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करिएगा। हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी जो एमपी में है, मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी, भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है, जो भीमबेटका जो नर्मदा नदी के किनारे है एमपी में, जो नर्मदा नदी के किनारे हैं एमपी में। पाषाणकालीन चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य मिला है, पाषाणकालीन चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य मिला है, पाषाणकालीन चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य मिला है। जो भीमबेटका है वहाँ पे मनुष्य, वो बड़ी बड़ी सी गुफाएं हैं, भीमबेटका एक बड़ी बड़ी सी गुफाएं हैं जहाँ पे आदि मानव रहा करते थे, और वहाँ पे पाषाणकालीन चित्रकारिता के प्रथम साक्ष्य मिले और वहाँ पे वो लोग गुफाओं में उन्होंने चित्र बनाए हैं कई सारे। बेलन नदी घाटी जो इलाहाबाद में है, बेलन नदी घाटी जो इलाहाबाद में है, वहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी की बनी हुई, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी की बनी हुई। बेलन नदी घाटी यूपी इलाहाबाद,
बेलन नदी घाटी यूपी इलाहाबाद। मात्र देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी की बनी हुई। मात्र देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी की बनी हुई। कोरेगांव महाराष्ट्र। कोरेगांव महाराष्ट्र एमपी नहीं, कोरेगांव महाराष्ट्र बस्तियों का साक्ष्य मिला है। कोरेगांव, कोरेगांव महाराष्ट्र बस्तियों का साक्ष्य मिला है। कोरेगांव महाराष्ट्र बस्तियों का साक्ष्य मिला है। पल्लवरम मद्रास, पल्लवरम कहाँ है? मद्रास तमिलनाडु में, वहाँ से हैंडेक्स कुल्हाड़ी मिली। अभी हमने आपको पहले ही बताया। मद्रास से क्या मिला है? हैंडेक्स मिली, कुल्हाड़ी मिली है। पल्लवरम मद्रास, पुराना नाम है मद्रास, नया नाम है चेन्नई। नया नाम है क्या है? चेन्नई। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। सोहन नदी घाटी, मुख्यतः पाकिस्तान में यह सतलज नदी की सहायक नदी है। मुख्यतः पाकिस्तान में सोहन नदी सतलज नदी की सहायक घाटी है। सोहन नदी घाटी मुख्यतः ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है सोहन नदी घाटी की। सोहन नदी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये सतलज नदी की सहायक नदी है। यहाँ से हमने आपको बताया था सोहन नदी घाटी से क्या मिला है? चॉपर मिला है। चॉपर क्या होता है? एक तरफ धार वाला होता है। चॉपर क्या होता है? जिसमें एक तरफ धार होती है। ये काटने के काम आता है चॉपर। चॉपिंग में क्या होता है? इसमें दोनों तरफ धार होती है। चॉपिंग में दो उपकरण मिले थे सोहन नदी घाटी से, दो उपकरण। एक मिला था चॉपर और एक मिला था चॉपिंग करने वाला उपकरण, चॉपिंग उपकरण। चॉपिंग उपकरण में क्या था? दोनों तरफ धार होती है, दोनों तरफ धार होती है। और चॉपर में एक तरफ धार होती है। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी से हमें क्या मिला है? एमपी में भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिला में। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में, एमपी में ही एक हथनौरा है। हथनौरे से हमें क्या मिला है? सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। हथनौरा और भीमबेटका, हथनौरा और भीमबेटका दोनों ही एमपी में है। हथनौरा और भीमबेटका दोनों ही एमपी में है। भीमबेटका रायसेन जिले में है। भीमबेटका रायसेन जिले में। इसमें चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य मिला है। इस भीमबेटका की खोज किसने की थी? प्रोफेसर वाकड़कर ने। भीमबेटका की खोज आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकड़कर ने की थी। चित्र का स्वरूप है शिकार, शिकार का प्रकार। जो इन्होंने भीमबेटका में जिन्होंने जो चित्रकारी की है उसके चित्र का प्रकार कैसा है? चित्र का स्वरूप कैसा है? इन्होंने शिकार करता हुआ मानव के चित्र बनाए। शिकार करते हुए मानव के चित्र बनाए हैं। पशुओं के चित्र हैं, पशुओं के चित्र हैं। 243 प्रकार के चित्र हैं। 243 प्रकार के चित्र हैं। जैसे 41, 42, 43, 243 प्रकार के चित्र बनाए हैं इन्होंने। चित्रों में क्या रंग भरे हैं? इन्होंने लाल और हरे रंग भरे हैं। चित्रों में इन्होंने लाल और हरे रंग भरे हैं। चित्रों में इन्होंने किस प्रकार के रंग भरे हैं? लाल और हरे रंग के चित्रों में इन्होंने रंग भरे हैं। मानव का साक्ष्य मिलता है। मानव आवास का साक्ष्य मिलता है। भाई वहीं रहते थे। मैंने बताया ये बड़ी बड़ी गुफाएं हैं भीमबेटका की। आप इन्हें यूट्यूब पे देख सकते हैं। बड़ी बड़ी सी गुफाएं हैं और इसमें मानव रहा करते थे और इसमें मानव के आवास के ये साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखेंगे बेलन नदी घाटी, यूपी में है। बेलन नदी घाटी जो 3 जिलों से मिलकर बनी है, इसे कहते हैं बेलन नदी घाटी, यूपी इलाहाबाद में। पहला जिला आता है प्रतापगढ़, दूसरा जिला आता है मिर्जापुर, तीसरा जिला आता है प्रयागराज। पहला जिला प्रतापगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज। प्रतापगढ़ सब आसपास लगे हुए हैं। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज। लोहदा नाला, प्रयागराज के लोहदा नाला, प्रयागराज के लोहदा नाला से, प्रयागराज के लोहदा नाला से मात्र देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी से बनी हुई। लोहदा नाला, लोहदा नाला से मात्र देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी की बनी हुई। हड्डी से बनी है। धातु का ज्ञान ही नहीं था उस समय। उस समय धातु का ज्ञान नहीं था। कौसाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है। कौसाम्बी के संग्रहालय में। जब आप फतेहपुर से इलाहाबाद जाते हैं तो बीच में कौसाम्बी पड़ता है।
वहीं कौसाम्बी के संग्रहालय में ये रखी हुई है यूपी में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पल्लवरन या मद्रास या चेन्नई। पुराना नाम है मद्रास, नया नाम है चेन्नई। चेन्नई से रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को 1862 ईस्वी में 1862 में हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी। हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। अब हम क्या देखेंगे? मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथिक युग, माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इसे मीसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसे मीसोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रो और मध्य पाषाण काल, फिर कहेंगे मीसोलिथिक एज। इसे 2 इंग्लिश के नाम है और एक हिंदी का नाम है। माइक्रो क्योंकि यहाँ पे छोटे जो औजार थे उनका प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कहते हैं माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम माइक्रोलिथिक एज के बारे में, अब हम उसको माइक्रोलिथिक एज कहेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं। आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। मध्य पाषाण काल के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी 1857 ईस्वी में मिली थी। CL कार्लाइल महोदय ने दी थी। कार्लाइल महोदय ने दी थी 1857 में। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक एज की जानकारी हमें सर्वप्रथम 1857 में CL कार्लाइल महोदय ने दी थी। 1857 में कार्लाइल महोदय ने दी थी। 1857 में माइक्रोलिथिक एज की जानकारी। 1857 में CL कार्लाइल माइक्रोलिथिक एज की जानकारी दी थी। इस काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थर से बने थे। इस काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थर से बने थे, इसलिए इसे लघु पाषाण काल माइक्रोलिथिक एज लघु पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था ऊपर। इस काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थरों से बने हैं, इसलिए इसको लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज भी इसी को ही कहेंगे। अब इसके कितने नाम हो गए आप लोग जान लीजिए। अगर पेपर में लिखा है तो आप लोग कितने 5 नाम हो गए इसके। माइक्रोलिथिक एज, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक एज, सब इसी युग के नाम हैं। लघु पाषाण काल, माइक्रोलिथिक एज 2, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। सब समझ लीजिएगा, कुछ भी लिखा है मतलब मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन हुआ। आइस एज जो था, जिसमें हमारे बड़े बड़े डायनासोर थे वो खत्म हो चुके थे, तो वो आइस एज से बाहर आ गए। आइस एज एक तरीके से खत्म हो चुका था। मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन हुआ, आइस एज से हम लोग बाहर आ गए। मानव की जीवन शैली के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल की, माइक्रोलिथिक एज की, उनकी जीवन शैली क्या थी। माइक्रोलिथिक एज में मानव की क्या जीवन शैली थी, वो कैसे जीवन व्याप्त करता था, वो कैसे अपना जीवन को निर्वाह करता था। मानव का जीवन पूरा पाषाण काल की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न था। मानव का जीवन पूरा पाषाण काल, स्टोन एज की, पैलियोलिथिक एज से भिन्न था। मानव अब गाय बैल, आप रिपीट करते जाइएगा, गाय बैल भेड़ बकरी भैंसे का शिकार करने लगा था। गाय बैल भेड़ बकरी भैंसे का शिकार करने लगा था। गाय बैल भेड़ बकरी और भैंसे का शिकार करने लगा था। मानव, माइक्रोलिथिक एज की बात हो रही है। गाय बैल भेड़ बकरी भैंसे का शिकार करने लगा था। मानव अब अंत्येष्टि विधि से परिचित था। मानव क्या था? अंत्येष्टि विधि से परिचित था। लौकिक जीवन में विश्वास रखता था। लौकिक जीवन में विश्वास करता था, मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में, लौकिक जीवन में विश्वास रखता था।
अब वो उनको जब व्यक्ति मर जाते थे तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देता था, उनको दफना देता था। मानव अंत्येष्टि विधि से भी परिचित था, लौकिक जीवन में विश्वास रखता था। मृद भांडों का निर्माण और पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। मृद भांडों का निर्माण और पशुपालन का निर्माण हो गया था। मृद भांडों का वो निर्माण करने लगा था और पशुपालन को प्रारंभ कर दिया था। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के घड़ों का निर्माण करने लगा था और पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल और साक्ष्य। प्रमुख स्थल और साक्ष्य, अब हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थल और साक्ष्य। ये माइक्रोलिथिक एज के साक्ष्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। माइक्रोलिथिक एज के बारे में, ये माइक्रोलिथिक एज के साक्ष्य हैं। अब हम देखेंगे, स्थान के नाम पढ़ेंगे और उसके आगे के साक्ष्य पढ़ेंगे। आप लोग रिपीट करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बागौर, कोठारी नदी, राजस्थान। बागौर कहाँ है? सबसे पहले आप याद कर लीजिए, बागौर राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे है। बागौर कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे राजस्थान। जंगली और पालतू पशुओं दोनों की अस्थियां मिली हैं। जंगली और पालतू दोनों जानवरों की अस्थियां मिली हैं बागौर में। बागौर में हमें क्या मिला है? जंगली और पालतू पशु दोनों जानवरों की अस्थियां मिलती हैं बागौर में। लघनाज में क्या मिला है? 14 मानव कंकाल। लघनाज 14 मानव कंकाल। लघनाज में हमें 14 मानव कंकाल। सराय नाहर राय में सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्तंभ गर्त का साक्ष्य। स्तंभ गर्त का साक्ष्य, स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास है। प्रतापगढ़ बेलन नदी घाटी में ही है प्रतापगढ़। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हमें क्या मिला है? स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है, जिसे बेसमेंट भी कह सकते हैं। महदहा प्रतापगढ़ से देखिए 3-4 चीजें मिली हैं प्रतापगढ़ और इलाहाबाद से। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, हड्डियों के आभूषण मिले हैं। किसके? जो हिरन होता है उसकी सींग के, हिरन की सींग के। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, हड्डियों के आभूषण। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, हड्डियों के आभूषण हिरन की सींग के। दमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 41 मानव समाधान मिले हैं। 41 मानव समाधान मिले हैं। 41 मानव समाधान मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। चेपानी मांडव प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के घड़े मिले हैं। चेपानी मांडव प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चेपानी मांडव प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मृद भांड। मोराना पहाड़ लेखैया में चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारिता मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मोराना पहाड़ लेखैया चित्रकारिता के साक्ष्य। मोराना पहाड़ लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। लेखैया मोराना पहाड़, लेखैया मोराना। थोड़े नाम कठिन लग रहे होंगे लेकिन बार बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं होता जीवन में। मोरहाना पहाड़ लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, चित्रकारिता के साक्ष्य। टेरी समूह तमिलनाडु, बेदनी और खुरचनी नामक उपकरण। बेदनी और खुरचनी नामक उपकरण। वेदनी जिसे भेद देते थे कोई चीज।
टेरी समूह तमिलनाडु। टेरी समूह क्या है? तमिलनाडु। टेरी समूह कहाँ है? तमिलनाडु में, जहाँ पर बेधनी खुरचनी नामक उपकरण मिले हैं। टेरी समूह तमिलनाडु में बेधनी और खुरचनी नामक उपकरण मिले हैं। जम्बूद्वीप पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। जम्बूद्वीप पंचमढ़ी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म पाषाण उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। जम्बूद्वीप कहाँ है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। जम्बूद्वीप पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सूक्ष्म पाषाण उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उद्योग के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, अब हम इसमें तीनों काल देख लेंगे स्टोन एज के, तो फिर आप आगे फिर सैंधव सभ्यता से आपका शुरुआत करेंगे। अब इसमें 10 से 15 मिनट का और समय लगेगा, आप लोग रिपीट करते जाइएगा। थोड़ा सा इसमें याद करने वाला ज़्यादा है, आप लोग रिपीट करते जाइएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नवपाषाण काल, अब हम देखेंगे नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल को क्या कहेंगे? नियोलिथिक एज, जो 6000 बीसी से 1000 बीसी तक मानी जाती है। नवपाषाण काल का समय क्या है? 6000 बीसी से 1000 बीसी तक का। नवपाषाण काल का समय क्या है? 6000 बीसी से 1000 बीसी तक का नवपाषाण काल का समय है। नियोलिथिक एज का क्या समय है? 6000 बीसी से 1000 बीसी तक का। नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें जॉन लुबाक महोदय ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम, जो उन्होंने कब लिखी थी? 1865 में। नवपाषाण काल की जानकारी हमें कौन देता है? जॉन लुबॉक। इनकी किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम। 1856। जॉन लुबॉक की किताब का क्या नाम है? प्री हिस्टोरिक टाइम। जॉन लुबॉक की किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम 1865। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, रिपीट करते जाइएगा, वरना नाम बहुत कठिन है, याद नहीं होंगे। नवपाषाण काल की जानकारी हमें देते हैं जॉन लुबॉक। इनकी किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम, 1865 में आई थी। प्री हिस्टोरिक टाइम 1865 में आई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी है। इसी पुस्तक में इन्होंने नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी है। इन्होंने नवपाषाणिक क्रांति कहा है। नवपाषाण काल को इन्होंने क्या कहा है? नवपाषाणिक क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने पहली बार। नवपाषाण के लिए इन्होंने नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किया है, क्योंकि इस युग को पहले दोनों युग से ये नवपाषाण काल थोड़ा ज़्यादा ही अलग था, और मानव अब धीरे धीरे मतलब सामाजिक होने लगा था। वहाँ असभ्य और बर्बर था, अब मानव सामाजिक होने लगा है। अब हम देखेंगे नवपाषाण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। अग्नि का प्रयोग करने लगा है। अब मानव क्या करता है? अग्नि का प्रयोग करने लगा है। नवपाषाण काल में मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। मृद भांड का बहुतायत पैमाने पर निर्माण किया है। मृद भांडों का मतलब मट्टी के बर्तनों का इन्होंने बहुतायत पैमाने पर निर्माण करना शुरू कर दिया था। पशुपालन इन्होंने बहुतायत किया था। पशुपालन इन्होंने शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। कृषि कार्य भी करने लगे थे। पत्थरों पर पॉलिश का विकास किया। पहिए का प्रयोग करने लगे थे। इन्होंने
6 काम करना शुरू किए थे। अग्नि का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग, मृद भांड का बड़े पैमाने पर निर्माण, मृद भांडों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया था। पशुपालन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था, पशुपालन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था। कृषि कार्य शुरू कर दिया था, कृषि कार्य शुरू कर दिया था। पत्थरों पर पॉलिश का विकास हुआ था, पत्थरों पर पॉलिश का विकास किया था। पहिए का प्रयोग किया था, पहिए का प्रयोग किया था, पहिए का प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे अग्नि और काल, देख लेंगे किस काल में ये लोग क्या कर रहे थे। अग्नि, इनको ज्ञान था पूरा पाषाण काल पे, लेकिन प्रयोग नहीं करते थे। अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे पूरा पाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग कब से शुरू किया? नव पाषाण काल से। अग्नि का प्रयोग कब से शुरू किया? नव पाषाण काल से शुरू किया अग्नि का प्रयोग। मृद भांड, इन्हें ज्ञान था मिट्टी का टूटा फूटा को, टूटे फूटे बर्तनों का आकार देते थे इन लोग, लेकिन मृद भांडों का, बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे ये लोग नव पाषाण काल में। बर्तनों का प्रयोग कब से शुरू कर दिया था? नव पाषाण काल से शुरू कर दिया था। बर्तनों का प्रयोग नव पाषाण काल से शुरू कर दिया था इन्होंने। पशुपालन व्यापक हो गया था। मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, पूरा पाषाण काल में तो था ही नहीं पशुपालन। मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था, नव पाषाण काल में व्यापक बड़े पैमाने पर होने लगा था। नव पाषाण काल में क्या होने लगा था? बड़े पैमाने पर होने लगा था। अब हम देखेंगे पहिए का प्रयोग। पहिए का प्रयोग नव पाषाण काल में पहिए का प्रयोग करने लगे थे। अब देखते हैं इनका पहिया किस टाइप का था। पहिए में तीलियां नहीं थी। पहली बात तो पहिए में तीलियां नहीं थी। पहिए में क्या था? तीलियां ही नहीं थी। पत्थर या लकड़ी का पहिया हुआ करता था। पत्थर या लकड़ी का पहिया था। पत्थर या लकड़ी का पहिया हुआ करता था। व्यापार में सुविधा हो गई थी, व्यापार करने लगे थे ये लोग, व्यापार करना शुरू कर दिया था इन्होंने, क्योंकि पहिए के माध्यम से सामान को इधर उधर ले जाना आसान हो गया था। व्यापार में सुविधा हो गई थी, व्यापार में सुविधा हो गई थी। नव पाषाण काल के लोग व्यापार करना शुरू कर दिया था। मनुष्य के आवागमन में सुविधा हो गई थी पहिए के प्रयोग से। मनुष्य के आवागमन में सुविधा हो गई थी पहिए के प्रयोग से। मनुष्य के आवागमन में सुविधा हो गई थी पहिए के प्रयोग से। मनुष्य व्यापक रूप से खेती करने लगा था। मनुष्य क्या करने लगा था? व्यापक रूप से खेती करने लगा था। मनुष्य क्या करने लगा था? व्यापक रूप से खेती करने लगा था। इन्होंने क्या क्या उगाना शुरू कर दिया था? गेहूं, गेहूं, जौ, जौ, धान, धान, चना, चना, मटर, मटर, कपास, कपास, तरबूज, तरबूज। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। पॉलिश टेक्निक इन्होंने शुरू कर दी थी। पॉलिश की टेक्निक शुरू कर दी थी। उपकरणों के क्षेत्र में, उपकरणों पर ये लोग पॉलिश किया करते थे। उपकरणों पर पॉलिश किया करते थे। पॉलिश शुरू कर दी थी इन्होंने। पॉलिश की टेक्निक आ गई थी इनके पास, नव पाषाण काल के लोगों के पास। अब हम देखेंगे नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और साक्ष्य। नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और साक्ष्य। अब हम देखेंगे मेहरगढ़ से क्या क्या मिला था हमें। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में इस समय, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। याद करिए, याद करिए आप लोग इसको। यह पाकिस्तान के, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। बोलन नदी के किनारे स्थित है। बोलन नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज जीन फ्रांसोया नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन फ्रांसोया, इस स्थल की खोज जीन फ्रांसोया नामक फ्रांसीसी पुरातात्विकविद ने की थी। इस स्थल की खोज, मेहरगढ़ की खोज, मेहरगढ़ की खोज जीन फ्रांसोया नामक फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने की थी। पुरातत्वविद ने की थी। जीन फ्रांसोया नामक फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने की थी मेहरगढ़ की खोज। यहाँ से गेहूं, 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 जौ, जौ, जौ,
कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। 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 कपास की खेती का यह विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास की खेती का यह विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास की खेती का मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिला है वो प्राचीनतम साक्ष्य है। इस क्षेत्र में गेहूं अत्यधिक मात्रा में होता था। मेहरगढ़ में गेहूं अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता था, इसलिए इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। मेहरगढ़ को 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 रोटी की टोकरी भी कहते हैं। बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या होता है? बुर्ज माने जन्म, होम माने निवास, जन्म स्थान यानी जन्म स्थान। बुर्ज होम यह जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। यह संघ क्षेत्र में स्थित है। बुर्ज होम यह जम्मू कश्मीर के संघ क्षेत्र में स्थित है। डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में इसे खोजा। डी टेरा एवं पीटरसन ने, बुर्ज होम की खोज किसने की? डी टेरा एवं पीटरसन ने इसे 1935 में खोजा। डी टेरा एवं पीटरसन ने इसे 1935 में खोजा। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सावधान में यहाँ पे बुर्ज होम में मिला है और रोपण में भी मिला है। रोपण सैंधव सभ्यता में मिला है। बुर्ज होम नवपाषाण काल का है। कुत्ते के साथ मालिक को दो जगह दफनाया गया है, एक नवपाषाण काल में और दूसरा सैंधव सभ्यता में। पहला नवपाषाण काल में बोलते जाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, रिपीट करते जाइए। सावधान मिले हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। पहला तो बुर्ज होम में नवपाषाण काल, ये पहले आया था नवपाषाण काल। दूसरा मिला है, कहाँ मिला है? दूसरा सैंधव सभ्यता में मिला है। सैंधव सभ्यता में मिला है। इसमें अब हम देखेंगे बुर्ज होम में और क्या मिला है। गर्ता आवास, स्तंभ गर्त मिले हैं। सावधान मिला है प्लस गर्ता आवास। गर्ता आवास मतलब बेसमेंट, बेसमेंट जैसे बंकर टाइप से लोग बनाकर रहते थे, बेसमेंट मिला है। कोल्डीवा में क्या मिला है? कोल्डीवा में बेलन नदी घाटी। कोल्डीवा कहाँ हमने बताया था आपको? बेलन नदी घाटी। तीन जो हमारे जिले हैं उनका समूह है, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद पुराना नाम, प्रयागराज नया नाम है। पहला प्रतापगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज। बेलन नदी घाटी में, यह प्रयागराज के कोल्डीवा बेलन नदी घाटी में स्थित है। कोल्डीवा बेलन नदी घाटी में, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यह बेलन नदी घाटी में स्थित है कोल्डीवा। यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। कृषि का आधुनिक साक्ष्य लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। कृषि का आधुनिक साक्ष्य लहुरा देव, संत कबीर नगर। कृषि का आधुनिक साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से मिला है। कृषि का आधुनिक साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। यह 9000 BC का है। यह साक्ष्य 9000 बिफोर क्राइस्ट का है। 9000 ईसा पूर्व, जब ईसा के जन्म से 9000 साल पहले का ये साक्ष्य है। इस काल का साक्ष्य चौपानी, मांडव, प्रयागराज, चिरांद, सारण और कुचाई, मयूरभंज से मिला है। अब इस काल के साक्ष्य हमें 3 जगह से मिले हैं। इस काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल के। चौपानी, मांडव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
चिरांद, चिरांद सारण बिहार, चिरांद सारण बिहार, चिरांद के सारण बिहार से मिला है। और कुचाई, मयूरभंज उड़ीसा से मिला है। कुचाई, कुचाई कहाँ है? मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज एक जिला है, और कहाँ जिला है? उड़ीसा में जिला है मयूरभंज। कुचाई मयूरभंज उड़ीसा से मिला है। कुचाई मयूरभंज उड़ीसा से मिला है। इस काल के साक्ष्य 3 जगह से मिले हैं। चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडव प्रयागराज उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडव प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चिरांद सारण, चिरांद सारण बिहार, चिरांद सारण बिहार। कुचाई मयूरभंज उड़ीसा, कुचाई मयूरभंज उड़ीसा, कुचाई मयूरभंज उड़ीसा। अब हम देखेंगे पाषाण काल के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। पाषाण काल के परीक्षा की दृष्टि से जो हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनको आप देख लीजिए। 4-5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हम इस क्लास की समाप्ति करेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ, 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 जौ। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु जौ, तांबा, तांबा, तांबा। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा, 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 तांबा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। इसकी खोज किसने की थी? 1957 में प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर, प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर। प्रोफेसर रायसेन जिले की खोज भीमबेटका, भीमबेटका की खोज किसने की? प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर, प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर 1957, प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर 1957, प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर 1957। स्तंभगर्त का या स्तंभगर्त का गर्ता आवास से तात्पर्य, स्तंभगर्त या गर्ता आवास का क्या तात्पर्य है? आवास स्थल से था। यह आधुनिक बंकर के समान आवास स्थल थे। ये कैसे थे? आधुनिक बंकर के समान आवास स्थल थे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।